नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। वक्त है लाख टके की बात का। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और मैं हूं आपके साथ चांदनी धवन। शुरुआत करते हैं 9 बजे की बड़ी खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रचंड प्रचार में जुटे हुए हैं। जी हां, तो पीएम ने आज उत्तराखंड से लेकर उत्तर प्रदेश तक ताबड़तोड़ जनसभाओं को संबोधित किया। विपक्ष पर उन्होंने निशाना साधा। और दूसरी खबर है, चांदनी आप बताएं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। बरेली में सीएम योगी ने 10 किलोमीटर का रोड शो, शक्ति प्रदर्शन किया और बीजेपी के पक्ष में वोट करने की अपील की। और आज की तीसरी बड़ी खबर, कर्नाटक से शुरू हुए हिजाब विवाद की तस्वीर अब यूपी में भी देखने को मिल रही है। और आज उत्तर प्रदेश में भी एएमयू में छात्रों ने हंगामा किया है। वहीं चौथी बड़ी खबर है, उन्नाव केस से जुड़ी हुई है, जिसको लेकर अब सियासत तेज हो गई है। एक एक कर सभी खबरों पर विस्तार से डालते हैं नजर। और सबसे पहले बात कर लेते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ की। यूपी के दूसरे चरण के चुनाव से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बरेली में जबरदस्त रोड शो किया और इस दौरान सीएम लगातार जनता का अभिवादन करते रहे। 10 किलोमीटर लंबे इस रोड शो में लोगों का जबरदस्त उत्साह भी देखने को मिला। कई जगह लोगों ने फूल बरसाकर सीएम योगी का स्वागत भी किया है। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में दावा किया है कि इस बार बीजेपी 2014-2017 से भी ज्यादा बड़ी जीत दर्ज करेगी। तो 3 तस्वीर आप देख रहे हैं, ये रोड शो की तस्वीर। अपार भीड़ जनसभा मिल रही है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार को ये जनता जनार्दन का आशीर्वाद है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन की सरकार ने प्रदेश में सुरक्षा की बेहतर स्थिति बनाने, कानून का राज स्थापित करने, विकास कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने, अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति और सुशासन के जिन मूल्यों की स्थापना की है, उसके लिए जनता जनार्दन का आशीर्वाद है। सर, पहले चरण के बाद कितनी सीटों को मिलने का अनुमान है? भारतीय जनता पार्टी 2014, 2017, 2019 की पुनरावृत्ति कर रही है। सर, एक सवाल मेरा ये भी है कि आने वाले चरणों में किस मुद्दों पर चुनाव वोट करेगी? राष्ट्रवाद, सुरक्षा और सुशासन के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी जनता जनार्दन की अदालत में है। कितना पसंद कर रहे हैं लोग? विकास और बुलडोजर साथ साथ चलेंगे। सज्जनों के लिए विकास है और माफियाओं के लिए बुलडोजर भी है। देखिए, साफ तौर पर सीएम योगी का कहना है कि अब माफियाओं के खिलाफ लगातार बुलडोजर चलता रहेगा। मैं बरेली से न्यूज 18 के लिए हरीश शर्मा। तो ये तस्वीर आपने देखी, सीएम योगी आदित्यनाथ के रोड शो की ये तस्वीर। और खासकर यहाँ पर कार्यकर्ताओं का उत्साह बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। बिल्कुल। और दूसरे चरण के लिए कहें तो प्रचार प्रसार तेज हो गया है, क्योंकि कल शाम को प्रचार प्रसार बंद हो जाएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी विधानसभा चुनाव के लिए कासगंज के पटियाली में रैली को संबोधित किया है और इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोगों को अभी से हार की चिंता सताने लगी है, इसलिए बहाने खोजने लगे हैं। ये कुछ वैसा ही है जैसे क्रिकेट के खेल में अंपायर जब आउट नहीं होने देता है तो बॉलर पैर पटकने लगता है। वैसे ही हाल विपक्ष का हो गया है। आप देखिए, ये बात जो गौर परिवारवादी लोग हैं उनको भी पता चल गई है कि नैया डूब चुकी है। इसलिए उन्होंने अभी से ही ईवीएम पर, चुनाव आयोग पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है। आपको मालूम है ना, जैसे क्रिकेट में क्या होता है, वो बॉलर बॉल फेंकता है, जब विकेट मिलती नहीं है तो बॉल वहां पहुंचने से पहले ही चिल्लाता है एम्पायर के सामने देख के, आउट आउट आउट। और फिर नहीं होता है तो ये एम्पायर पे गुस्सा करता है, एम्पायर के सामने पैर पछाड़ता है। देखा है ना आपने? इस चुनाव के पहले चरण के बाद ये लोग
उसी प्रकार का भाषा वातावरण अब ईवीएम को दोष दो। अरे जनता जनार्दन आपको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। अब उत्तर प्रदेश को गुंडा राज नहीं चाहिए। लेकिन मैं इन परिवारवादियों से कहना चाहता हूं कि भाई आपका डूबना तय है। अगर ईवीएम को ही गालियां देनी है तो 10 मार्च के बाद बहुत दिन है, देते रहना। आज प्रधानमंत्री कासगंज में थे और कल वो कन्नौज के दौरे पर होंगे। कन्नौज के अन्नपूर्णा मंदिर ग्राउंड में जनसभा को संबोधित करेंगे। तीसरे चरण में वोटिंग होगी यहां पर और पीएम की जनसभा की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कन्नौज में तीसरे चरण में मतदान होना है। कल प्रधानमंत्री का यहां पर कार्यक्रम है। अन्नपूर्णा मंदिर ग्राउंड में जनसभा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर लोगों को संबोधित करेंगे। तीसरे चरण में मतदान होना है कन्नौज में। समाजवादी पार्टी के गढ़ में पीएम नरेंद्र मोदी की जनसभा। और अब बात डिप्टी सीएम की करते हैं तो केशव मौर्य अमरोहा और संभल दौरे पर रहे, जहां पर उन्होंने जनसभा को संबोधित किया है। उन्होंने इस दौरान विपक्ष पर जमकर निशाना भी साधा है और बड़ी जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि 2017 से 22 तक योगी के काम का ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। इसके अलावा उन्होंने पहले चरण में 51 सीट जीतने का दावा किया है। और यूपी में बीजेपी ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार में जुटी हुई है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने वाराणसी में डोर टू डोर कैंपेन किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि मुख्तार अंसारी को लेकर मऊ की जनता मुख्तार के अपराध को भूली नहीं है। चुनाव में जनता जवाब दे देगी। जनता भूली नहीं है। मुजफ्फरनगर से मऊ तक के दंगे, झाड़ियों में पड़े दूध की बाल्टियां अपने आप में दिखाती किस वर्ग के लोगों को हत्या हुई थी, कौन उसके पीछे था। मुख्तार अंसारी के उन कारनामों को ना उत्तर प्रदेश की जनता भूली है, शायद समाजवादी पार्टी और उनके सहयोगी दल भूल गए हैं, लेकिन जनता नहीं भूली है। याद कराएगी चुनाव में। ये जो सत्ता के आने का खेल अपराधियों के पीछे वो कर रहे हैं, ऐसा कभी ना हो पाएगा। जनता न दंगे भूली है, न आपराधिक घटनाओं को भूली है, न माफियाओं को भूली है। माफिया को माफ नहीं करेगी उत्तर प्रदेश की जनता। अब बात करेंगे, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव रामपुर पहुंचे और यहां उन्होंने कद्दावर नेता और अभी जेल में बंद आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम का बचाव भी किया है। साथ ही साथ चुनावी सभा को संबोधित करते हुए अखिलेश ने आजम के लिए अपना दर्द जाहिर किया और कहा कि उन्हें भैंस और किताब चोरी के आरोप में जेल में रखा गया है, जबकि किसानों को कुचलने वाले को बेल मिल गई है। पहले चरण के चुनाव ने जो संदेश दिया है वो संदेश की गूंज यहाँ भी पहुँच गई है। जो सफाया पहले चरण से शुरू हुआ है, दूसरे चरण में भी भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा और रामपुर की जनता ने खुशहाली, विकास और एक समय पर ऐसा देखा था कि लगातार विकास के कार्य यहाँ पर चल रहे थे, लेकिन जिस तरीके से विकास रोका है और छोटी सोच के लोगों ने छोटी छोटी धाराएं, मुकदमे लगा करके और साजिश कर करके मोहम्मद आजम खां साहब को जो जेल भेजा है, मैं समझता हूं मोहम्मद आजम खां साहब ने यहाँ की जनता। तो फर्स्ट फेज के वोटिंग को लेकर बीजेपी एसपी दोनों के ही यही दावे हैं कि विपक्ष का सफाया हो गया और जनता ने उनके पक्ष में वोट किया है। इधर कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने विधानसभा चुनाव में पहली बार कार्यकर्ताओं के साथ वर्चुअल रैली की है। रैली में दूसरे चरण से चौथे चरण तक की सभी विधानसभा को जोड़ा गया था। कार्यकर्ताओं और पार्टी के पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए प्रियंका ने बीजेपी सरकार पर कई आरोप लगाए और कहा कि मध्य वर्ग को कुछ नहीं मिला, किसान, दुकानदार सब परेशान रहे। नोटबंदी और जीएसटी ने सबका गला घोट दिया है। यूपी में बेरोजगारी बड़ी समस्या है। तो लखनऊ में मतदाताओं को मतदान करने के लिए और पोलिंग
फीसदी बढ़ाने के मकसद से इंडिया एग्जीक्यूटिव प्रतियोगिता की शुरुआत की गई। प्रतियोगिता में स्कूली बच्चों के जरिए भी हिस्सा लिया जा रहा है। इंस्टीट्यूशनल्स के साथ ओपन कैटेगरी की भी प्रतियोगिता होगी। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए बच्चों का ज्ञान बढ़ाया जा रहा है। जिला निर्वाचन अधिकारियों के जरिए बच्चों को संदेश दिया जा रहा है कि वो अपने अभिभावकों, रिश्तेदारों और दूसरे लोगों को मतदान के लिए जागरूक करें। वहीं लखनऊ के डीएम अभिषेक प्रकाश ने संकल्प दिलाया कि लखनऊ ने इस बार ठाना है रिकॉर्ड मतदान कराना है। लखनऊ में हम लोग एक स्वीप प्रोग्राम चला रहे हैं जिसके अंतर्गत हमें मैक्सिमम वोटर्स को प्रेरित करना है, सबको प्रेरित करना है कि 23 फरवरी के पोल वाले डे लखनऊ का सारा वोटर निकल के आए और अपने वोटिंग राइट को ज़रूर यूज़ करें। सभी की ये जिम्मेदारी भी है और इन्हीं सब चीज़ों में लोगों को मोटिवेट करने के लिए प्रचार प्रसार के लिए आज एक इंडिया इंक्विजिटिव क्विज़ का शुभारंभ किया गया है। ये 2 दिनों तक चलेगा। इसमें 3 कैटेगरीज हैं, बच्चों की कैटेगरीज हैं ताकि वो पार्टिसिपेट भी करें, उनका ज्ञानवर्धन भी हो और अपने पेरेंट्स, रिश्तेदारों और सभी अपने जानकारों को वोटिंग के लिए प्रेरित करें। इसी तरह ओपन कैटेगरीज भी है, इंस्टीट्यूशनल कैटेगरीज हैं और वोटर्स इसमें मैक्सिमम पार्टिसिपेट भी करेंगे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, और इसकी जो प्रेरणा है ये हर जगह लखनऊ में जाएगी भी। और यहाँ रुकें छोटे से ब्रेक के लिए, तुरंत लौटेंगे, आप बने रहे हमारे साथ। ब्रेक के बाद खबर उन्नाव से, जहां पर 8 दिसंबर से लापता लड़की के शव का पोस्टमार्टम कराया गया और उसके बाद अंतिम संस्कार आज करवाया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतक लड़की के गर्दन की हड्डी टूटी मिली है, उसके सिर पर भी चोट के 2 निशान मिले हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लड़की के साथ मारपीट किए जाने की भी पुष्टि हुई है। रेप की आशंका को देखते हुए एक रिपोर्ट लैब भी भेजा गया है। रिपोर्ट के लिए लड़की के परिजन लगातार दिवंगत एसपी नेता और पूर्व मंत्री फतेह बहादुर सिंह के बेटे रजोल सिंह पर अपहरण और हत्या का आरोप लगा रहे थे। 25 जनवरी को जब लड़की की मां ने अखिलेश यादव के काफिले के सामने प्रदर्शन किया था, तब आत्मदाह की भी कोशिश की थी उन्होंने। उस वक्त ये मामला तूल पकड़ा। पुलिस ने आरोपी रजोल सिंह को गिरफ्तार किया और पूछताछ में हत्या करके शव को प्लॉट में गाड़ने की बात भी कबूली है। पुलिस ने खुदाई करके शव को बरामद किया है। लापरवाही बरतने के आरोप में एसएचओ को सस्पेंड कर दिया गया है और अब तक 2 आरोपी रजोल और सूरज गिरफ्तार कर लिए गए हैं और लड़की के शव को दफना दिया गया है। तो ये तस्वीर आपके सामने है उन्नाव की बेटी जिसका अपहरण और उसके बाद हत्या आरोप परिजनों ने रजोल सिंह पर लगाया है, जो कि पूर्व सपा मंत्री का बेटा है। राजीव इस वक्त हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है, लाइव हमारे साथ मौजूद है। राजीव, इस मामले में अब कार्रवाई कहां तक पहुंची है और परिजन कहां है, वो क्या कह रहे हैं? देखिए, विधानसभा चुनाव के पहले एक बार फिर उन्नाव सुर्खियों में है और जैसा कि उन्नाव में जिस दलित बेटी की हत्या हुई है उसमें एक सपा नेता के बेटे का नाम सामने आ रहा है कि इस मामले को तूल पकड़ने के बाद अब जो डेड बॉडी बरामद हुई थी उसका सकुशल और शांतिपूर्ण ढंग से अंतिम संस्कार करा दिया गया है और जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। उनके खिलाफ रजोल सिंह, जो कि अभी तक उसको गुमशुदगी में प्रथम दृष्टया आरोपी पाए जाने के बाद गिरफ्तार किया गया था, उसके खिलाफ भी अपहरण और हत्या की धाराएं दर्ज कर ली गई हैं। लेकिन इस वक्त मैं उसी पीड़ित परिवार के घर के सामने खड़ा हूं और सीधे हम उन्हीं से जानते हैं कि अब उनकी क्या मांग है और वो क्या चाहते हैं। हमारे साथ इस वक्त जो पीड़ित दलित बेटी थी उसकी मां और उसके पिता मौजूद हैं, जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से ये घटना पूरी सामने हुई। हाँ, ये घटना कब की है और कैसे ये हुई? ये घटना 8 दिसंबर को हमारी लड़की को रजोल सिंह ने और उनके साथियों ने उठा लिया था। इसकी खबर हमने चौकी में दिया, कोतवाली में दिया, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। फिर 10 तारीख को हमारी गुमशुदगी में रिपोर्ट डाल दी गई, जबकि हम नामजद लिखाना चाहते थे कि रजोल सिंह ने और सूरज सिंह ने हमारी लड़की को उठाया है, लेकिन हमारी कोई नहीं सुन रहा था। 1 महीने तक हम सबके चक्कर काटते रहे। प्रेम नारायण दीक्षित ने हमारी कोई सुनवाई नहीं करी। हमारी लड़की दिव्यांग आश्रम में थी, हमें शंका हुई कि इस कमरे में हमारी लड़की बंद है। हमने प्रेम नारायण दीक्षित को फ़ोन किया कि सर आप आ जाइए, हमारी लड़की यहाँ पे है। वो नहीं आए। एक कांस्टेबल को भेज दिया, लेकिन
उन्होंने कांस्टेबल ने वो कमरा नहीं खुलवा पाया। हमारी लड़की उसी में थी। फिर हमने दरोगा साहब को फ़ोन किया कि सर आप आ जाइए, कमरा खुलवा दीजिए, हमारी लड़की इसी में है, लेकिन वो आए नहीं। राजीव आपके पास आते हैं तो ये पीड़ित लड़की जो मृतक, उसके पिता बता रहे हैं कि किस तरह से जब उनकी लड़की लापता हुई थी तो वो पहुंचे थे, थाने पहुंचे थे और साथ ही उनको पूरा शक था समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री उनके बेटे पर और वो वहां भी गए थे, लेकिन पुलिस वालों ने सहयोग नहीं किया और समाजवादी पार्टी के जो बड़े वहां पर मौजूद थे नेता, उनसे भी जब उन्होंने शिकायत की उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं, कोई सुनवाई नहीं और दरवाजा तक नहीं खुलवा पाए। जहां पर लड़की को अगवा करके बंद करके रखा गया था, जिस पर शक था, उस जगह का दरवाजा भी नहीं खुलवा पाए। ये बता रहे हैं परिजन और साथ ही ये भी बता रहे हैं कि उनकी अब क्या डिमांड है। इंसाफ की लड़ाई वो किस तरह से आगे लड़ने वाले हैं। आरोप लगा है समाजवादी पार्टी के पूर्व दर्जा प्राप्त मंत्री के बेटे पर, जो अब गिरफ्तार कर लिया गया है। 10 जनवरी को उसकी गिरफ्तारी हुई थी। राजीव आपके पास फिर से आती हूं, आप पता कीजिए, बात कीजिए जरा कि वो किस किस दर पर गए, कहां पर गए थे अपनी बेटी को तलाशने की गुहार लेकर। इस वक्त हमारे साथ पीड़ित परिवार मौजूद है जिनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये घटना कब हुई और जब आपने पुलिस से शिकायत की तो आखिर क्या कारण है कि पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। जैसा कि आप देख रहे हैं ये पीड़िता की मां है और इस वक्त उनके गले से आवाज़ नहीं निकल रही है। हम इससे बात करेंगे, इनके पिता से सीधे बात करेंगे। क्या कारण है आपको, क्या लगता है कि क्यों पुलिस ने आपके शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं की। पुलिस प्रशासन पूरा पैसा खा लिया था रजोल सिंह से। 1-2 इटाची रुपया उन्होंने दिया था। हमसे कह रहे थे कि हमने 4 लाख रुपया दिया है, 4 लाख रुपया हमारा दे दो, हम तुम्हारी लड़की को वापस कर देंगे। लेकिन हम गरीब परिवार थे, हमारे पास 4 लाख रुपया नहीं था, इसलिए हम रुपया नहीं दे पाए और हमारी लड़की नहीं वापस किया उसने। सबसे बड़ा सवाल ये है कि कार्रवाई पुलिस नहीं कर रही। बिल्कुल राजीव, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो रिपोर्ट सामने आ गई है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, और देखना होगा अब आगे किस तरह से कार्रवाई होगी। और यहाँ रुकेंगे कुछ ही पलों के लिए।